नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 11 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है कि विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 12 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। दूसरा है, पहचान संख्या विशिष्ट भूखंड के अक्षांश और देशांतर पर आधारित है तथा भूकर मानचित्रों और सर्वेक्षणों के अनुरूप है। तो दोस्तों, क्या यह दोनों कथन सत्य हैं? इस पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित हम खबर देखते हैं। तो पीआईबी में आई हुई खबर है कि भूमि संवाद 4 द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटाइजिंग एंड जियो रिफरेंसिंग इंडिया विथ भू आधार यानी ULPIN। तो यह 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू आधार के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और दोस्तों, इसका जो विषय है भू आधार के साथ भारत को डिजिटल और भू संदर्भ युक्त बनाना है। तो दोस्तों, यह जो भू आधार जिसे ULPIN कहते हैं, एक 14 अंकीय, ध्यान रखेंगे, यह 14 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो प्रत्येक भूमि पार्सल के अक्षांश देशांतर के आधार पर यह पैदा की जाती है। नागरिकों के साथ साथ सभी हितधारकों के लिए एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में यह संख्या भूमि या संपत्ति के किसी भी पार्सल पर जानकारी की सच्चाई की एकल व आधिकारिक स्रोत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 मार्च 2023 को यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, भूमि संवाद 4। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला कथन तो इसमें असत्य है, सिर्फ दूसरा सही आता, उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। MSME वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सुमेलित हैं? पहला दिया गया है कि सूक्ष्म उद्यम निवेश 25 लाख से अधिक नहीं। दूसरा दिया गया है लघु उद्यम 25 लाख से अधिक लेकिन 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं। तीसरा है मध्यम उद्यम 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं। तो यहां पर देखिए दिया गया है कि कौन से सुमेलित हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस पर आप लोग विचार कीजिए। MSME वर्गीकरण से संबंधित जो खबर आई हुई है, पीआईबी में आई हुई खबर है कि श्री नारायण राणे लॉन्चेज MSME लीन स्कीम अंडर MSME चैंपियंस स्कीम। तो केंद्रीय MSME मंत्री ने MSME चैंपियन स्कीम के तहत MSME प्रतिस्पर्धा जिसे लीन स्कीम को लॉन्च किया है। और इस अवसर पर मंत्री ने ये कहा है कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की क्षमता है इसमें लीन में, और इसका लक्ष्य है कि देश के MSME के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रूपरेखा प्रदान करना। दोस्तों, MSME के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड इंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म उद्यम के बारे में क्या कह रहा है कि वे उद्यम जिनमें 1 करोड़ से कम का निवेश किया गया है और जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, जबकि लघु उद्योग में वे उद्योग जिनमें 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, और मध्यम उद्योग की अगर बात करें तो वे उद्योग जो 50 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया है वहीं इसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है। तो यहां पर अब आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा कि ये तीनों कथन सुमेलित नहीं हैं, अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत के भूस्खलन एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? दोस्तों, भूस्खलन एटलस के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिमालय का भारत में भूस्खलन की घटनाओं में 66.5% का योगदान है। दूसरा कथन है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों में देश में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व और भूस्खलन आशंका जोखिम है। तो दोस्तों, इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित पहले खबर देखते हैं। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया विच स्टेट रीजन आर मोस्ट वनरेबल, यानी यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन से राज्य
या जिले सबसे अधिक संवेदनशील हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह 1998 से लेकर 2022 तक की यह लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट जारी की गई है और बहुत ही यह भयावह रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में 7,280 घटनाएं, वहीं उत्तराखंड में 11,219 घटनाएं और असम में 2,500 से अधिक घटनाएं, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। तो यह देख सकते हैं कि यह स्थिति है। और 30 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट वनरेबल टू लैंडस्लाइड में देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर टिहरी गढ़वाल है। यहाँ पर इससे यही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है, वो भी खासकर उत्तराखंड की। यानी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड के 13 जिले भू धसाव की खतरनाक स्थिति में हैं, जबकि रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के हालात जोखिम भरे हैं। तो इस रिपोर्ट से आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यह 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों पर इसका अध्ययन किया गया है। तो हैदराबाद स्थित नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों की ओर से एक नवीनतम जोखिम मूल्यांकन किया गया है और सेंटर ने भारत के भूस्खलन एटलस के हिस्से के रूप में एक सूची जारी की है। और टीम ने देश के 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 147 से अधिक भूस्खलन संवेदनशील जिले इसमें शामिल किए हैं, जिसमें से उत्तराखंड के 13 जिले शामिल हैं। तो यहाँ पर यह काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करना है, निम्नलिखित में से किसका अंग है? यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन? तो दोस्तों इसका आप लोग उत्तर दें, तब तक हम लोग खबर को देख लेते हैं। तो एससीओ चीफ जस्टिस मीट बिगिंस, पाक अटेंड्स ऑनलाइन। तो दोस्तों यह संघाई सहयोग संगठन के जो मुख्य न्यायाधीशों की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन पाक ने इसमें ऑनलाइन शिरकत की है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से यह 10 से 12 मार्च तक यह बैठक चलेगी और यह संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक है। ये ध्यान रखेंगे, यह 18वीं बैठक है। तो इस तरह से एससीओ के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेयरपर्सन को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो बैठक में भारतीय भागीदारी में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ और भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। और दोस्तों बैठक में स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका का भविष्य, न्याय तक पहुंच को सुगम बनाना, न्यायपालिका के सामने संस्थागत चुनौतियां, देरी, बुनियादी ढांचा, प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन इसको वर्ष 2001 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस और तजाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद गठित संघाई 5 के आधार पर बनाया गया था। दोस्तों एससीओ का मुख्य लक्ष्य आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी को मजबूत करना, सदस्य देशों के बीच कई क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना। एससीओ के सदस्यों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। दोस्तों अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षकों का गठन करते हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल एससीओ में संवाद भागीदार है। पहली बैठक 22 सितंबर 2006 को शंघाई में आयोजित की गई थी। तो इस तरह से एससीओ के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के चेयरपर्सन की 17वीं बैठक दुशांबे में आयोजित की गई थी और भारत ने पिछले साल समरकंद घोषणा के माध्यम से सितंबर 2022 में 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन की घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण की है। यानी यह जो है एक देश के बाद दूसरे देश ऐसे ही यह चक्रीय चलता रहता है। तो इस बार की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों यह 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो यह जो है संबंधित है प्रशासनिक सुधार आयोग से, क्योंकि दोस्तों पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग है वो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। और दोस्तों बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाने की वजह से के हनुमतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 31 अगस्त 2005 को की गई थी,
जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, इस 5 सदस्यीय आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का पुनर्गठन करने तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना था। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष ने जब वर्ष 2009 में पद त्यागा था तो तब तक यह अपनी सिफारिशों की 15 रिपोर्ट दे चुका था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके जो सुझाव थे, भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा, शासन में नैतिकता, कार्मिक प्रशासन की पुनर्संरचना, नागरिक केंद्रित प्रशासन, ई प्रशासन को प्रोत्साहित करना आदि प्रमुख बिंदुओं पर इन्होंने सिफारिशें की थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों महिला आरक्षण बिल। फैक्ट ऑफ द डे में आज का यही टॉपिक है, कविता ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। दोस्तों, बीआरएस लीडर कविता बिगन ए डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग द पैसेज ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑन फ्राइडे। दोस्तों, वह जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रही हैं, मांग कर रही हैं, इसको लेकर के भूख हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व की मांग करने वाला महिला आरक्षण विधेयक 1996 में पहली बार पेश किए जाने के बाद 27 वर्षों से लंबित है। तो अभी तक यह क्यों पारित नहीं हुआ यह बिल? तो दोस्तों, इस विधेयक को मई 2008 में, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में पेश किया गया था और एक स्थायी समिति के पास भेजा गया था और वर्ष 2010 में सदन में इसे पारित भी कर दिया गया। तो यह राज्यसभा में पारित हो गया है और दोस्तों यह 108वां संशोधन विधेयक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा में प्रेषित किया गया, लेकिन लोकसभा फिर भंग हो गई, तो अभी यह मामला लटका हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से एनडीए सरकार आई, आज 8 साल से अधिक समय बीतने को है, लेकिन अभी तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया है। दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो यह बिल पारित होने पर 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी और इस तरह से आरक्षित सीटों को चक्रीय आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जरूरी क्यों है? तो यह जरूरी इसलिए है क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2019 के 23.1% से घटकर 21 में 9.1% तक पहुंच गई। यानी महिला मंत्रियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। लोकसभा और विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं में 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा चुका है। अब बारी है तो यह संसद और विधानसभाओं में। तो इस तरह से यह पारित होना बहुत जरूरी है। इससे महिला राजनीतिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता का भाव होगा, महिलाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार मिलेगा, महिलाओं के आत्म प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय के अधिकार में बढ़ोतरी होगी। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है यह विधेयक, लेकिन अभी तक यह पारित नहीं हो पाया है। अब इस पर ढेर सारी पार्टियां वर्तमान सरकार का घेराव कर रही हैं। तो ऐसे में अभी जो एक राजनीतिक पार्टी की महिला हंगर स्ट्राइक पे बैठी हैं, तो उनकी मांग यही है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और अगले मानसून सत्र में इसको फाइनलाइज किया जाए। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण विधेयक था, इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? दूसरा प्रश्न है बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।